नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। आज हमारी चर्चा का जो विषय है बहुत ही गंभीर मसला है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। चंद लाइनों से मैं शुरू करूंगी आज की चर्चा कि सपनों की दुनिया न ख्वाबों का आसमान, किससे करे शिकवा किससे करे शिकायत, रूह को बेचकर यहाँ हर बात होती है, रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं रिश्तेदारों में, इंसान भी बिकते हैं यहाँ बाजारों में। ये लाइनें इशारा ज़रूर कर रही हैं, यकीन मानिए इनकी हकीकत जब सामने आएगी तो रूह कांप उठेगी। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल 20 लाख बच्चों की तस्करी और चोरी की जाती है। हर 8 मिनट में भारत में एक बच्चा उठ जाता है। खूब धड़ल्ले से चल रहा है बाल तस्करी का काला धंधा। देखिए एक रिपोर्ट। अपराध की अंधेरी दुनिया में जहां मासूमों की मंडी लगाई जाती है, बोली लगाकर उनका शरीर ही नहीं ज़मीर भी खरीद लिया जाता है। भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है और दुनिया भर में लाखों बच्चे हैं जो तस्करों के चंगुल में जा फंसे हैं। बच्चों की तस्करी का गंदा खेल सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहर की तरह फैल चुका है। मानवीय संवेदनाओं का गला घोंटकर छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है और मात्र 500 रुपए से लेकर 2 लाख तक इनकी कीमत लगाई जाती है। टेक्नोलॉजी बदली तो गुनाह के तरीके भी बदल गए। गैर कानूनी तरीके से बच्चों का अवैध व्यापार खूब फल फूल रहा है। बच्चों से भीख मंगवाना, फैक्ट्री में काम कराना, मजदूरी कराना या फिर बच्चों के अंगों का व्यापार और देह व्यापार भी इसमें शामिल है, जिसकी भनक न पेरेंट्स को होती है और न ही पुलिस को। लाख प्रयास के बावजूद चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका नहीं जा सका। कई गैर सरकारी संगठन भी हैं जो समय समय पर बच्चों की तस्करी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ अभियान ने अब तक 144 देशों के 80,000 बच्चों को मुक्त कराया है और तकरीबन 300 से ज्यादा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इन दिनों मध्य प्रदेश चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बड़ा केंद्र बना हुआ है। कोरोना काल के दौरान 2021 में प्रदेश में औसतन 29 बच्चे प्रतिदिन लापता हुए और लापता होने वाले बच्चों में 83% से ज्यादा लड़कियां थीं। ये दावा क्राई ने किया है। प्रदेश में साल 2021 में 10,648 बच्चे लापता हुए। सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लिए इंदौर में 872 बच्चे लापता हुए, जिनमें 698 लड़कियां और 174 लड़के बताए गए हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल में 584 केस आए, जिसमें 405 लड़के और 179 लड़कियां हैं। इधर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानव तस्करी पर सख्त निर्देश देते हुए कहा है, अगस्त माह में तस्कर धरपकड़ अभियान तेजी से चलाया जाए ताकि बच्चों को नशे और शोषण से बचाया जा सके। कानून भी है, अभियान है, आंदोलन है और सवाल बस यही कि आखिर कब रुकेगी मासूमों की तस्करी, कब मिल पाएगा बच्चों को तस्करी से छुटकारा और कब मिलेगा मासूमों को न्याय। डेस्क खबर भारत। तो देखा आपने कितने खतरनाक आंकड़े हैं हमारे उन बच्चों के जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं। बच्चों की तस्करी में इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है कि कई बड़े लोग इसके जद में हैं, कई बड़े एनजीओ भी इसकी जद में हैं और शक के दायरे में हैं। कानून बना है लेकिन उतना प्रभावी नहीं है कि इन बच्चों को न्याय मिल सके। चर्चा हमारी आज इसी विषय पर है। जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं प्रशांत दुबे, बाल अधिकार कार्यकर्ता, बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारे साथ हैं महिला पत्रकार कल्पना शर्मा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश चौहान, मध्य प्रदेश शासन में महिला बाल आयोग के सदस्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल्पना, मैं सबसे पहले आपसे ही चर्चा शुरू करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगस्त के माह में बहुत ही तेजी से तस्करी का जो धंधा चल रहा है उसे रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा, धरपकड़ तस्कर अभियान चलाया जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि ये पिछले साल भी इस तरह का अभियान चलाया गया था, इस बार फिर अभियान चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ रुकेगा और इस पर क्यों नहीं मॉनिटरिंग होती कि इस तरह के अभियान, जब बच्चे साल भर उठते हैं तो अभियान भी साल भर चलना चाहिए? बिल्कुल संगीता जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर
इतना लंबा समय हो गया, रोज अखबारों में, रोज पब्लिक ये बात रख रही है कि बच्चे तस्करी एक काफ़ी लंबे समय से किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। उसके बाद सरकार को इतना लंबा समय लग जाता है एक स्टेटमेंट देने में कि अब हम स्टार्ट करेंगे। आखिर ऐसी स्थिति आती ही क्यों है? पुलिस प्रशासन का वो महकमा क्या काम कर रहा होता है कि जब एक भी बच्चा, अगर किसी के यहाँ से कहीं ऐसी कोई खबर आती है या कोई कंप्लेंट दर्ज करी जाती है तो उसके तुरंत बाद एक्शन कैसे नहीं होता? कैसे स्टेट की बॉर्डर पार करके बच्चे या मध्य प्रदेश से बाहर चले जाते हैं या बच्चे उसी क्षेत्र में रहते हैं, या कौन से वो गिरोह हैं, क्या इसकी जानकारी हमारे प्रशासन को नहीं होती? ऐसा तो संभव नहीं होता। लेकिन समस्या सिर्फ इसी बात की है कि ये जो ढुलमुल रवैया हमारी सरकारों का होता है, हमारे प्रशासन का होता है, उसका नतीजा ये होता है कि आज मध्य प्रदेश या पूरे देश की बात कर ली जाए, बच्चों चोरों का जो गिरोह काम करता है वो बेखौफ अपने काम कर रहा है और किसी को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट ज़रूर आते हैं, कहा जाता है कि हाँ हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, हाँ पकड़े जाते हैं साल में 20-25, अगर आपके 1000 बच्चे उठा लिए जाते हैं किसी स्टेट से और आप 450 या 100 बच्चे वापस ले आते हैं तो आप उसमें वाहवाही लूटते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि एक एक बच्चा कीमती होता है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक नहीं मिले हैं, आखिर वो चले कहाँ जाते हैं, किस तरह से उनके साथ क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटती हैं, इस बारे में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकारों का जो असंवेदनशील जो एक रुख है वो ऐसी घटनाओं के साथ नजर आता है। संगीता जी। बिल्कुल। प्रशांत जी से समझना चाहेंगे कि जो तस्कर गिरोह है बच्चों का, वो नवजात बच्चों से लेकर बिलो 18 जो बच्चे हैं उन तक के लिए ये काम करता है। कैसे ये जो बच्चे हैं इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और ये कैसे निगरानी रखते हैं बच्चों पर कि इस बच्चे को उठाना चाहिए, और कई बार तो एक साथ कई बच्चे उठा लेते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस तरह से तस्करी का एक धीरे धीरे गढ़ बढ़ते जा रहा है। मैं जरा इसको आपके सवाल के साथ साथ कुछ 2-3 चीज़ें और आपकी चर्चा में रखना चाहता हूँ। जी। तस्करी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 शब्द बहुत प्रमुखता से आते हैं। एक है सोर्स, एक है ट्रांजिट और एक है डेस्टिनेशन। सोर्स यानी जहाँ से व्यक्ति या बच्चों को लिया जाता है, ट्रांजिट यानी जहाँ जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, और डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर बच्चों को या महिलाओं को या कोई भी ऐसे व्यक्तियों को पहुँचाया जाता है। अभी तक भारत में ये रही है कुछ स्थिति कि अलग अलग राज्य अलग अलग भूमिका निभाते रहे हैं। कुछ राज्य सोर्स रहे हैं, कुछ राज्य डेस्टिनेशन, कुछ राज्य ट्रांजिट की भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे एक ऐसे गढ़ में तब्दील हो रहा है जो न केवल सोर्स है बल्कि डेस्टिनेशन भी है और ट्रांजिट भी है। मैं इसकी एक बानगी आपके बीच में रखता हूँ कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की यदि हम स्थिति देखें या रिपोर्ट देखें तो मध्य प्रदेश में अभी रोजाना 30 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनमें से 16 लड़कियां हैं और 9 बच्चे ऐसे हैं जो कभी अपने वापस नहीं लौटते। यानी यदि हम मोटा मोटा आंकड़ा लगाए तो हर साल लगभग 11,000 बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हो रहे हैं, जिनमें से 2 से 2,500 बच्चे ऐसे जो फिर कभी वापस नहीं लौटते। तो जैसा अभी कल्पना जी ने कहा कि बच्चे जाते कहाँ हैं, तो अभी मध्य प्रदेश से गायब बच्चे न केवल देश के अलग अलग राज्यों में मिले हैं बल्कि देश की सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे यहाँ के गायब बच्चे मिले हैं। अब रही बात आपके सवाल की, तो आप जैसा कह रहे हैं कि कैसे तस्कर काम करते हैं, तो अभी जैसे कुछ दिनों पहले हमने एक गिरोह बस्ट किया था जिसमें जो तस्कर गिरोह है वो 3 दिन से लेकर 3 साल तक के बच्चे बेचने का धंधा करता था, और उसमें अधिकांशतया ऐसी दंपतियों को फंसाया जाता था जिन दंपतियों की हो सकता है कि उनके बच्चे नहीं हैं, और उनसे कहा जाता था कि आप ये बच्चे चाहें तो हमसे खरीद सकते हैं। और ऐसे ही एक गिरोह को हम लोगों ने बस्ट किया था और उसके पास बड़ी संख्या में उसके बाद से हमने बच्चे निकाले थे। तो इस तरह का गिरोह तो ये काम करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो हमारे यहाँ के आदिवासी क्षेत्र हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद की एक पट्टी, खंडवा, खरगोन, ये जो सतपुड़ा का पूरा पर्वत श्रृंखला वाला जो हिस्सा है, यहाँ से सबसे ज्यादा बालिकाएं मिसिंग हुई हैं यानी गुमशुदा हुई हैं, और सबसे ज्यादा यहीं की बालिकाएं शादी के नाम पर अक्सर, यानी कई जगह ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात बहुत तेजी से गिरा है, कुछ समुदायों में गिरा है, कुछ जगहों पर गिरा है, वहाँ पर तेजी से शादी के नाम पर यहाँ से लड़कियां बेचे जाने का चलन। दूसरा गिरोह अभी हमने एक बार सागर के पास से बस्ट किया था जिसमें मंडला, डिंडोरी की 16 साल 15 साल की बालिकाओं को अधेड़ उम्र के व्यक्तियों को शादी के नाम पर बेचे जाने का चलन था। तीसरा एक और हिस्सा है जिसमें दवा परीक्षण और नशे के लिए बच्चों की तस्करी, यानी नशा की तस्करी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए भी तस्करी की जाती है। तो ऐसे कुछ 3-4 प्रमुख रूप से हमारे सामने मध्य प्रदेश में अभी स्थितियां सामने आ रही हैं जिसमें तस्कर सक्रिय हैं। और तस्कर ये भी है कि कई बार बच्चे यदि स्कूलों में जा रहे हैं तो स्कूल जाती हुई बालिकाओं को भी चिन्हित करके रखते हैं, और जैसे कहीं से कोई डिमांड आ रही है उसको सप्लाई भी तुरंत करते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थितियां धीरे धीरे हमारे यहाँ बन रही हैं।
तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है, एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें सभी फंसे हुए हैं और माँ बाप की भी नज़र नहीं पहुंच पाती और पुलिस प्रशासन की भी नज़र इसलिए भी नहीं पहुंच पाती कि जो हमने अभी आंकड़े दिखाए उसमें बताया हमने कि केवल 30% मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस तक पहुंचते हैं, बाकी मामलों की रिपोर्ट ही नहीं लिखाई जाती। कल्पना, आपसे समझना चाहूँगी मैं कि ये जो मामला है इसमें 80 से 83% तो सिर्फ लड़कियां होती, जो बच्चे उठाए जाते हैं उनमें से 80 से 83% लड़कियां उठाई जाती हैं और उन लड़कियों को देह व्यापार में झोंक दिया जाता है। जैसा अभी बताया प्रशांत जी ने कि शादी के नाम पर भी ये बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, बच्चियों की शादी कराई दी जाती है, खास करके वो इलाके जो बिल्कुल निचले तबके के इलाके हैं, आदिवासियों के इलाके हैं, डिंडोरी और मंडला जैसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर। आपसे थोड़ा ये समझना चाहूँगी कल्पना कि इसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हैं। कई बार देखने में आता है कि माँ बाप खुद शामिल होते हैं अपने बच्चों को बेचने में। कहाँ मजबूरी होती है उनकी और ये किस तरह की मानसिकता है, कई जगह तो इसे परंपरा का भी नाम दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिना आस पड़ोस या परिवार की जानकारी के इस तरह की चीज़ें बहुत कम सामने आती हैं, स्पेशली लड़कियों की बात कर ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ जो भी अपराध होता है, आप अगर उसका रेशो उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर जो सामने तथ्य निकल के आते हैं वो यही आते हैं कि उनके घर वाले आस पड़ोस वाले होते हैं। रही बात लड़कियों की जिस तरह से तस्करी करी जा रही है, वो बचपन में उनसे आप ये भीख मंगवाने का काम करते हैं, उसके साथ साथ उनको दवाइयाँ दे के उनको कम उम्र में कैसे बड़ा करना है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद उनकी शादी ऐसी जगह करने के लिए, क्योंकि ये जैसे अभी प्रशांत जी ने बताया कि किस तरह से जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती या जहाँ जिन स्टेट में ऐसी समस्याएं हैं, हरियाणा की मैं बात कर लूँ, हरियाणा उत्तर प्रदेश में ऐसी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा सप्लाई की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक सारा का सारा एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि किस तरह से वहाँ से बच्चे को किस तरह से निकाला जाएगा। कि लड़कियों को स्पेशली देखा जाए तो लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो उनको बहलाया फुसलाया आसानी से जाता है। कई केसेस में ऐसा आया है कि उन्हीं के घर वालों ने उनको बहाने से कि चलिए हम तुम्हें वहाँ लेके जाते हैं, बाद में पता चलता है उसकी शादी वहीं कर दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि उनको अलग अलग तरीके से उनको यहाँ से या फिर जानबूझ के बेच दिया जाता है। तो क्योंकि लड़कियों को बेचना इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनसे कई तरह के काम कराए जाते हैं। ऑर्गन्स तो लड़कों के भी बेचे जाते हैं, लेकिन लड़कियों को देह व्यापार में उनकी कमाई लंबे समय तक की जाती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लड़कियों की तस्करी की जाती है। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपए से लेकर 2 लाख तक उनकी कीमत लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, इंसान को बेचा जा रहा है। और ये जो धंधा है, काला धंधा है, इसके पीछे का जो काला सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहूँगी, हम लोग जब चौक चौराहों पर जाते हैं तो अक्सर बच्चे दिख जाते हैं छोटे छोटे। कई बार माएँ बहुत छोटे बच्चों को गोद में लिए होती हैं और कई बार कुछ पेन या कुछ झंडे वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ सामान बेच रहे होते हैं। तो आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये जो बच्चे होते हैं और जो गिरोह के बच्चे रहते हैं, क्या इनमें कहीं कोई समानता रहती है? ये कैसे समझा जाए कि ये दूसरे बच्चे हैं, ये वाकई में जो सामान बेच रहे हैं ये सच में अपना सामान बेच रहे हैं, ये गिरोह की जद से बाहर हैं? देखिए, जो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि 30 बच्चे रोज गायब होते हैं, ये मिसिंग की संख्या है, गुमशुदा बच्चों की संख्या है। यानी हर गुमशुदा बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार होगा या तस्करी का शिकार होगा, वो जरूरी नहीं। वैसे ही ये बात चौक चौराहों पर भी ठीक होती है कि हर चौक चौराहे पर खड़ा हुआ बच्चा ट्रैफिकिंग का ही शिकार होगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़े स्तर की आशंका जरूर व्यक्त की जा सकती है कि जो बच्चे इस तरह से महिलाओं के साथ हमको ट्रैफिक सिग्नल्स पे दिखते हैं, कई बार उनका बहाना लेकर बच्चों से हम सबसे पैसे मांगे जाते हैं, वो उनमें से एक बड़ी संख्या हो सकती है जो तस्करी के शिकार बच्चों की है। और एक अध्ययन ये भी बताता है कि जो चौक चौराहों पर बच्चे हमको दिखते हैं और जो कई बार जिनके मुंह लटके हुए मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि उनकी कोई तबीयत खराब है और उनके लार गिरती हुई दिखती है, इसके पीछे भी एक तस्करों का एक मंशा काम करती है कि वो हर 1 से 1.5 घंटे में इन बच्चों को अफीम या इस तरीके का नशा कराते हैं, ताकि बच्चे जब नशे में रहते हैं तो बच्चे सेंसलेस हमको दिखते हैं और उनकी लार गिरती रहती है और वही हम सब की जेबों से पैसा निकालता है। सो आप सही कह रहे हैं कि तस्करी के जब पूरी मामले की बातचीत करते हैं तो उसमें ये 1% भी दिखता है जिसमें उस तरह के बच्चे शामिल हैं। लेकिन हर एक बच्चा जो गुमशुदगी का शिकार हुआ है वो तस्करी में है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे साथ सदस्य बाल आयोग मध्य प्रदेश शासन से ब्रजेश चौहान जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, समझना चाहेंगे आपसे कि बच्चों की तस्करी का जो ये मामला है, मध्य प्रदेश एक तरह से गढ़ बनता जा रहा है क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह भी काम कर रहा है, कई स्टेट मध्य प्रदेश से जुड़ती हैं।
बाल आयोग इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है, और जो बच्चों की तस्करी होती है, मान लीजिए अभी हमारे साथ कल्पना जी जुड़ी, उन्होंने कहा कि 1000 बच्चे अगर उठते हैं उसमें से 40-50 बच्चे वापस आ जाते हैं, तो बता दिया जाता है कि हमने बच्चों की वापसी कराई, लेकिन असल में जो बच्चे होते हैं, जो 1000 बच्चे गायब हुए हैं, उनकी कहीं कोई गुमशुदगी की कोई खबर नहीं होती, ना वो बच्चे कहीं तलाशे जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, लगातार इस पर बाल आयोग की नजर है। अभी हाल में ही हमने मदरसों में 2 मदरसों में निरीक्षण किया और बिहार के काफी सारे बच्चे हमको मिले हैं। उसको लेकर भी हमने पूरी जांच की है पुलिस से, और हमने पूरी तस्दीक करके बिहार के मधुबनी जिले और पूर्णिया जिले में वहां के आला अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी है, उनसे भी तस्दीक की है, वहां के प्रशासन से भी बात की है, तो वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद हमने बच्चों को वहां पर शिफ्ट किया है। इस तरीके से जहां जहां जिस तरीके की भी अगर बाल तस्करी को लेकर ऐसी कोई आशंका या कोई हमारे पास शिकायत आती है, उसको तत्काल हम संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर देते हैं और प्रशासन के साथ मिलकर उस वक्त अंजाम तक हम पहुंचने का काम करते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जो गुमशुदा बच्चे हैं, जैसा कि प्रशांत जी बता रहे हैं कि हर एक बच्चा बाल तस्करी में नहीं जा सकता, ये पर्टिकुलर संभावना है कई जिले में, जैसे जो राज्यों की सीमा से लगे जिले होते हैं, अधिकतर उनमें ये संभावना विशेष तौर पर बनती है। जैसे देखिए राजगढ़ है, जैसे बड़वानी, जैसे महाराष्ट्र से लगे हुए कुछ जिले, जैसे गुजरात से जुड़े हुए लगे हुए कुछ जिले हैं। इस तरीके के जो जिले हैं, इनमें ज्यादा संभावना इस तरीके की बनती है ना। कोरोना के बाद से ही हम लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। इसको लेकर हमारी हमेशा बैठक जितने भी हमारे स्टेक होल्डर है उनके साथ लगातार होती रहती है, पुलिस के साथ होती रहती है, और एक बीच बीच में हम जो है वो लगातार इस पर बैठक भी करते रहते हैं कि कहीं कोई। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है मध्य प्रदेश में ऐसे कोई मामले शिकायत के तौर पर तो हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हाँ हमारे संज्ञान में कुछ बच्चे बीच में जो है ट्रेन से हमने उतारे गए हैं खंडवा में, और कुछ बड़ी मात्रा में बच्चे लाए जा रहे थे। उन पर आशंका व्यक्त करते हुए उस पूरे मामले की हमने जांच कराई, तो ऐसा कोई मामला अभी तक निकला नहीं है जिसमें बाल तस्करी से जुड़ा हो। लेकिन निश्चित तौर पर बच्चे एक साफ टारगेट होते हैं, इनका उपयोग बाल तस्करी के लिए बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसी संभावना प्रबल रहती है। तो उसको लेकर समय समय पर सरकार, शासन, पुलिस विभाग अभियान भी चलाता रहता है, और आगे भी हम पूरी प्रक्रिया इसको लेकर बैठक करके और आगे भी हम इसको कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो बातचीत चर्चा में बातचीत जो निकल कर आई है उसमें ये साफ समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अशिक्षा और गरीबी से जूझ रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में बाल आयोग की तरफ से जो जागरूकता शिविर लगाए जाने चाहिए बस्तियों में जाकर के, उन्हें जिस तरह से अपराधी उनका ब्रेन वॉश कर लेते हैं बच्चों का, तो क्या बाल आयोग की तरफ से भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है या कोई शिविर इस तरह का लगाया जाता है कि वो भी बच्चों का ब्रेन वॉश करें और इस तरह की चीज़ों में फंसने से उन्हें बचाया जा सके, उनका शोषण ना हो? जी निश्चित तौर पर हमारी जो निजी संस्थाएं जो हमसे जुड़ के काम करती है मध्य प्रदेश भर में, जो अलग अलग स्थानों पे, भोपाल में तो कोरोना के बाद लगभग 20 स्लम बस्तियों में मैं खुद गया हूं, और इस बात के ये प्रशांत जी गवाह है। हमने 20 स्लम बस्तियों में वहां जाकर कापी, पेन, किताब बच्चों के लिए बांटे हैं, और वहां पर हमने उनसे मुलाकात की है, उनकी स्थितियों को समझा है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लगातार ऐसा सुना जा रहा था कि अब तेजी से ये परिस्थितियां बन सकती है। इसकी आशंका को देखते हुए हमने मध्य प्रदेश के कई जिलों में दौरे किए हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैंने यहाँ पर भोपाल के 20 स्लम एरियो में जाकर बच्चों से बात की, उनको समझाया, उनके परिजनों को समझाया। जहां जहां ऐसी संभावनाएं बनती नजर आती है वहां हम जाके अवेयरनेस खुद करते हैं, और हम संस्थाओं के माध्यम से लगातार संस्थाओं को ये प्रेरित करते रहते हैं कि ऐसी जो भी अवेयरनेस है वो संस्थाओं के माध्यम से अपने स्तर पर जहां संस्थाएं जिस क्षेत्र में काम कर रही है, सपोज करिए कि वो बैरागढ़ की लाल घाटी में कोई संस्था काम कर रही, तो वो वहीं के वहीं अवेयरनेस करेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम करेगी, और उन बच्चों को स्लम की बताएगी कि भाई इस तरीके से कोई बच्चा सुनसान सड़क पे अकेला घूम रहा है, या अकेला उसको कोई प्यार पुचकार से लालच देके अगर उसको कहीं ले जाना चाहता है तो वो शोर शराबा करे, शोर मचाए, इस नंबर पे 1098 पर कॉल करे। इस तरीके की अवेयरनेस हम लगातार चलाते रहते हैं और इस पर हमारा लगातार काम चल रहा है। चलिए, सुनसान सड़क में जो बच्चे हैं, अकेले हैं, इस तरह की चीजें तो समझ में आती, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए, चौक चौराहे हो गए, वहां पर भी हम देखते हैं कई सारे बच्चे दिखते हैं हम लोगों को, कई बार सामान ले जाते हुए, कई बार माँ की गोद में बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बाल आयोग क्या कर रहा है? देखिए, अभी हमने इसमें पहले भी हमने खुशहाल नौनिहाल करके एक अभियान भोपाल में चलाया, पूरे प्रशासन के साथ मिलकर, सभी हमारी संस्थाओं ने मिलकर, और उसमें काफी बच्चे रेस्क्यू किए गए थे।
उसके बाद उनको पुनर्वास भी किया गया और ऐसे अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी हम एक फिर तैयारी कर रहे हैं, आपके माध्यम से हमें बता दें कि अभी हम एक सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के बाद जहां भी हमको ऐसा लगेगा कि इस तरीके की संभावना प्रबल है, उसको लेकर पूरा सिस्टमेटिक एक तरीके से काम किया जाएगा। और पुलिस के साथ भी हमारी इसको लेकर कई बैठकें हो चुकी है और पुलिस इस अभियान पर लगातार पूरा काम कर रही है और आगे इसका आपको रिजल्ट दिखेगा। जी प्रशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ज़मीनी स्तर तक काम कर रहे हैं बच्चों के साथ में। अगर एक बार बच्चा फंस गया गिरोह के चंगुल में, उसके लिए वापसी करना कितना मुश्किल हो जाता है? उसके पास कोई ऑप्शन रहता है कि कहीं वो शिकायत करे, या जिस तरह से हम लोग खबरें पढ़ते हैं या हम लोग खबरें देते हैं, बहुत मुश्किल होता है। कई बार पूरा जो गिरोह होता है वो उनकी निगरानी में वो बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चा वापसी करना चाहे तो उसके लिए संभव हो सकता है? देखिए, इसमें दोनों ही स्थितियाँ कि बच्चा किस तरह की स्थिति में फंसा है, पहले तो ये बच्चे को मतलब बच्चा ही उससे दो चार होता है। लेकिन हाँ, यदि बच्चा वहाँ से निकलना चाहता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चे निकल कर आए हैं, तो हम बार बार ये प्रचारित और प्रसारित करते हैं। और हम आप सबसे भी गुजारिश करेंगे, मीडिया से भी, कि वो भी बार बार प्रचारित या प्रसारित करें। हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं जो हम बच्चों को रटवाते भी हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि यदि कोई बच्चा कहीं मुसीबत में दिखता है तो हम बच्चों को भी ये बताएं और हम बड़े भी याद रखें। यदि कोई बच्चा कहीं भी मुसीबत में दिख रहा है तो हमारे पास यूनिवर्सल एक नंबर है 1098 है, हम उसे उल्टी गिनती के रूप में याद रखते हैं। 1098 पर बच्चा फ़ोन कर सकता है और ये कहीं से भी निःशुल्क लगने वाला नंबर है। किसी भी फ़ोन कॉल से, मोबाइल से या लैंडलाइन से ये निःशुल्क लगता है। दूसरा, यदि हम पुलिस का 100 नंबर तो हमारे पास है ही, लेकिन कई बार सफ़र के दौरान हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको कहा जाता है कि आपको किसी से बातचीत करने की मनाही है। कई बार उनकी पूछ बार बार बदले जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति उन पर निगाह रखा रहता है जिससे बच्चे डरे से न लगे रहते हैं। यदि हमको इस तरह से भी कोई चीज़ पता चलती है तो हमारे पास सफ़र के दौरान भी एक नंबर है 139, जो रेलवे का ही नंबर है। लेकिन जैसे ही हम इस नंबर पर फ़ोन करते हैं, हमको तुरंत अगले ही स्टेशन पर या चलते समय भी GRP और RPF की मदद मिलती है, जो बाल तस्करी को लेकर भी बहुत संवेदनशील भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारे पास, मैं फिर से दोहरा दूँ, 1098 नंबर है, हमारे पास 100 नंबर है, हमारे पास 139 नंबर है। और इसके साथ साथ हमारे पास यदि स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से महिलाओं को लेकर कोई तस्करी के या इस तरह के मामले आते हैं तो हमारे पास एक और नंबर है 1090। ऐसे 3-4 व्यवस्थाएं हमारे पास है। फिर इसके अलावा यदि हम जैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि थानों, हमारे आसपास कोई ऐसी घटना घटित हो रही है, तो हमारे पास थानों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हुई है। आप बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के पास जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा था कि कोई विशिष्ट, कल्पना जी ने कहा था कि एक दस्ता तैयार किया जाना चाहिए, तो ऑलरेडी एक दस्ता तैयार किया जा चुका है जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, या जिसको हम कहते हैं मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई। ये पुलिस का एक स्पेसिफिक दस्ता है। इनका प्रशिक्षण इस तरीके से किया गया है कि ये ट्रैफिकिंग के लिहाज से ही चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है 10 मई 2013 का, कि जो बच्चा अभी 4 महीने तक गुम दिखता है हमको, गुम इंसान के रूप में जिसकी काबिजी है 363 की काबिजी है, यदि वो 4 महीने तक बच्चा नहीं मिलेगा तो फिर ये प्रकरण अनिवार्य रूप से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ट्रांसफर किए जाएंगे, जिनकी विशेषज्ञता है ट्रैफिकिंग के संदर्भ में। तो अभी लगभग मध्य प्रदेश के 38 से 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बड़ा मतलब अमला मौजूद है जो इस तरह की स्थितियों पर काम कर रहा है। जरूरत है हम भी जागरूक हों और लोग भी जागरूक हों कि यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो हम उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे नंबर बताए हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 1098 चाइल्ड नंबर है, 139 रेलवे सुरक्षा का नंबर है और 1090 महिला के लिए नंबर है। अगर ये नंबर आपको याद है, और याद कर ही लीजिए। और मैं तो ये भी लोगों से कहूँगी जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर ट्रेन में आप हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, या कहीं पर भी कोई बच्चा आपको इस तरह का दिखाई पड़ता है जो परेशान है, तो उसे ज़रूर अपनी निगरानी में रखें और इन्हीं नंबरों पर फ़ोन करके सूचना दें इस बात की कि यहाँ पर एक इस तरह का बच्चा है। तो ये भी एक जागरूकता की बात होगी, क्योंकि हम सब उसी समाज से जुड़े हुए हैं और हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कल्पना, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत सारे NGO भी इसके जद में हैं, शक के दायरे में हैं, इन पे भी शंकाएं जाहिर की जाती हैं। जब NGO बनाए जाते हैं तब उसके बाद से क्या इसमें किस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो मॉनिटरिंग होती है या नहीं होती है, जिसकी वजह से ये NGO भी इस तरह का गोरख धंधे में फंसे हुए माने जाते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनजीओ हैं उनको आप किस तरह से समझेंगे कि ये ऐसे काम कर रही हैं, क्योंकि वो तो संस्था उनके भले के लिए आती हैं, सरकार का जो फंड है वो भी साथ में लेती हैं, उसके साथ साथ बात ये होती है कि हम सहयोग कर रहे हैं लेकिन सहयोग उनसे मिलता नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ एक सेफ तरीके से काम किया जाता है, उनको किसी का कोई डर नहीं होता, इसीलिए क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी बात संगीता जी, ऐसे मामलों में अगर इन गिरोहों को अगर देखा जाए या जितने भी केसेस सामने आते हैं, अगर ओवरऑल समझने की कोशिश की जाए तो बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना नहीं करते। जो सरकारी संरक्षण है उन लोगों को वो भी मिले हुए हैं, तो इसी के चलते ऐसी घटनाएं आसानी से कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे आसपास से बच्चा जब उठाया जाता है तो क्या भाई, सिंपल सी बात है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब वो किसी सुनसान जगह से उठाया जाता है, ज़्यादातर केसेस में वो सड़क, मोहल्ले, गली, चौराहे ऐसी जगह से उठाया जाता है। तो क्या किसी बच्चे को जब उठाया जाता है, क्या किसी की नज़र नहीं होती? हमारा आपका दायित्व बनता है कि आसपास घटने वाली कोई भी ऐसी घटना जो आपको कुछ अजीब महसूस कराए, हम सबका दायित्व बनता है कि हम उस पर गौर करें कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, कैसे किसी बच्चे को कोई अनजान व्यक्ति जब लेके जाता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन ज़रूर देता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें सामने से बच्चा लेके गया। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं दिल्ली में थी, ट्रेन में एक व्यक्ति था जिसके पास इतना सुंदर और इतना प्यारा बच्चा था कि उसे देख के कोई भी कह सकता था कि ये बच्चा इसका नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि मैं उस चीज़ को किस तरह से समझूं। ये जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि हम उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ संदेह होने के नाम पे अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं तो उस पर क्या करना चाहिए, उचित रहेगा कि नहीं? ज़्यादातर लोग इस तरह की आशंकाओं से घिरे रहते हैं जिसकी वजह से वो चाह के भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो यदि वो ऐसी किसी घटना में कोई कंप्लेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने वहाँ के जो रेलवे का जो थाना था वहाँ पे उस व्यक्ति की कंप्लेंट की थी, पुलिस आई थी और उस व्यक्ति को वो लेके चली गई थी। लेकिन मेरी टाइमिंग थोड़ा सा ऐसी थी, लेकिन बाद में मैंने पता किया तो उसको व्यक्ति को वहीं पर उन्होंने रोक लिया था और उस बच्चे की फ़ोटो वायरल कर दी गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सबको अवेयर होने की आवश्यकता है कि देखें आसपास क्या घटना घट रही है। चाहे आप किसी चौराहे पे बात कर लीजिए, आप जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ पे बच्चे आम तौर पे भीख मांगते हुए आपको नजर आएंगे, चीज़ें करते नजर आएंगे, लेकिन जब तक प्रशासन अखबारों में रोज नहीं छप जाता तब तक वे बच्चे वहाँ से हटते नहीं। तो प्रशासन की जो जवाबदेही है, मैं नहीं समझती हूँ वो उस तरह से अगर होती तो आज ये नौबत आती। कहीं ना कहीं प्रशासन का ढुलमुल रवैया को मैं इसमें संगीता जी जिम्मेदार ज़रूर मानती हूँ। जी बिल्कुल, प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से ये जो बच्चे हैं हमें अक्सर मिल जाते हैं चौक चौराहों पर। अगर इन पे थोड़ी सी निगरानी रखी जाए, थोड़ा सा कड़ाई की जाए तो ये बच्चे भी शिक्षा लेते हुए हमें स्कूलों में नजर आएंगे। जी आप कुछ कह रहे थे। जैसे मीना जी ने कहा कि यदि कोई बच्चा हमको इस तरीके से मिलता है और हमको ऐसा लगता है कि ये किसी गलत हाथों में है, तो एक SOP जारी हुई है 2018 की, जो रेल मिनिस्ट्री ने जारी की है, जिसमें उन्होंने TT और TC की भूमिका, RPF और GRP की भूमिका बहुत सुनिश्चित की है। मीना जी के सवाल के माध्यम से आम दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ, यदि हमें कोई बच्चा इस तरीके का स्थिति में दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि ये शायद गलत हाथों में है, तो हम इसकी सूचना जरूर दें। और GRP RPF के पास ये पावर है कि वो जाकर उनसे बातचीत करेंगे। और हमने अपना संदेह व्यक्त किया है, हो सकता है कि वो सही हाथों में है तो बहुत अच्छी बात कि सही हाथों में रहे बच्चा, लेकिन यदि हमारी इस संवेदनशीलता के चलते हम एक बच्चे को इस तरीके से उसके सामने प्रश्न रखते हैं और GRP RPF जाकर तत्काल, या TT और TCS की भी भूमिका निश्चित की गई है, यदि वो भी जाकर इनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे उनकी प्रॉपर टिकट्स है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कार्ड है कि नहीं, और यदि कुछ उनकी बातों में मिसमैच दिखता है तो निश्चित रूप से ऐसे ही तस्करी के मामलों का खुलासा होता है। तो बिल्कुल, आप रेलवे भी आप तुरंत पहल करें। रेलवे बहुत अच्छी भूमिका इस समय निभा रहा है और बहुत सारे बच्चों को छुड़ाया भी गया है रेलवे की मदद से, क्योंकि जो TC और बाकी के जो अधिकारी कर्मचारी होती है वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कई पहले ऐसे देखने में आता था कि उन बच्चों को जनरल डिब्बे में या फिर स्लीपर में कहीं बैठा दिया जाता था, खुद वो जो अपराधी हैं, वो आरोपी हैं, वो बैठ जाते थे AC में जा करके। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, अब कुछ बच्चों को भी AC में बैठाया जाता है। लेकिन रेलवे बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है, ये बात बहुत अच्छी है रेलवे की तरफ से। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, चलते चलते एक आखिरी सवाल उनसे और ले लेते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले एक ऐलान किया, घोषणा की है, और वो ये जो अगस्त माह अपना आने वाला है उसमें तस्कर गिरोह की धरपकड़ के लिए अब बड़ा अभियान चलाने की बात उन्होंने की है। अब बाल आयोग इसमें किस तरह की तैयारी करेगा, और ताकि, और ये धंधा जो इनका गोरख धंधा है ये पूरे साल चलता है, तो ये सिर्फ अगस्त माह में ही क्यों नहीं, जब पूरे बच्चे साल भर उठाए जाते हैं तो ये पूरे साल धरपकड़ चलनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। अब तो खैर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, इसमें बाल आयोग तो देखिए क्या है, इम्प्लीमेंट एजेंसी है, ये तो केवल मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, काम तो हम प्रशासन से ही कराते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने ये बीड़ा उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, तो उसको लेकर पूरी तरीके से अभियान चलेगा, और अभियान चलने के बाद बिल्कुल उसका रिजल्ट भी निकलेगा। और जिस तरीके से कल्पना जी कह रही थी और प्रशांत जी कह रहे हैं, मैं भी उसी बात पे जाऊंगा कि शासन प्रशासन या बाल आयोग तो अपनी जगह है, देखिए कम्युनिटी की अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है कि हमारे सामने कोई अपराध होते दिख रहा है या घटते दिख रहा है, उसकी जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम भी एक तरीके से अपराधी हैं। हमको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि एक मासूम बच्चा जो हमारे सामने कोई उठा के ले जा रहा हो या उसको बरगला के ले जा रहा हो, या कोई किसी तरीके से, आपने कई घटनाओं को देखा होगा, आमतौर पर एक नेहरू नगर में घटना हुई बच्ची के रेप के साथ, तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के घर से फासला था और उसकी दुकान पे वो किराना का सामान लेने गई थी, और उसी बीच में उसके घटना को अंजाम दे देता है आरोपी रेप की। तो आप क्या समझते हैं कि इसका किसी ने देखा नहीं होगा क्या? तो वही सारी चीजें हैं। निश्चित तौर पर शासन को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी की अवेयरनेस भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए जितनी ज्यादा शासन की है। बाकी विशेष तौर पर बीच बीच में अभियान चलता है। साल भर चलाने का मतलब ये है कि देखिए लगातार इस तरीके की कोई मामले अगर आते हैं तो ही इसमें विशेष अभियान इसमें चलाता है पुलिस, इसलिए कि लगातार अगर चलाएगा तो फिर कई चीजें होती है। अब आमतौर पर जो सड़क पे बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि जैसे प्रशांत जी ने कहा कि वो तस्करी में हो, वो कई बार बेगिंग भी करते हैं, यानी कि भिक्षावृत्ति भी करते हैं। कई बार सड़क पर स्ट्रीट चिल्ड्रन देखे गए, वो पेन पेंसिल अपनी आर्थिक परिस्थिति के चलते भी बेचते हैं। तो हमको एक साथ सारी चीजें करना भी परिस्थिति बस कई बार दिक्कत में हो जाता है मामला कि हम इतने सारे बच्चों को, अच्छा अधिकतर बच्चों के माँ बाप भी होते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो सड़क चौराहे पर जो बच्चे हैं उनमें माँ बाप के का होना भी मतलब कई बार पाया जाता है कि माँ बाप सामने आ जाते हैं, उनके अपने ही उनसे अपराध करा रहे होते हैं। तो कई चीजें हैं इसमें, पर आगे कानून, फिर मानव अधिकार आयोग पर तमाम चीजें आ जाती है। तो निश्चित तौर पर किया जा सकता है ना ब्रजेश जी कि वो उनके अपने, नहीं बिल्कुल नहीं, उन पर भी हमारी नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी निगरानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निगरानी नहीं और कानून को ये नहीं करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये विसंगतियां भी है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी है, परिस्थितियां भी है, इसको देख के ही पूरा प्रशासन काम करता है। और निश्चित तौर पर जो आज आपने आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, नीति को भी अवेयरनेस में रखना चाहिए, और शासन तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो कर रहा है उसको करना ही चाहिए, समय समय पर यह अभियान चलाना चाहिए। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर आप सबसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, ब्रजेश जी और प्रसाद जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर 8 मिनट में भारत में एक बच्चा उठ जाता है, इस तरह से लाखों बच्चे उठते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या बन गई है जो केवल देश की नहीं विश्व की समस्या बन चुकी है। हमने कैलाश सत्यार्थी जी को अपने रिपोर्ट में बताया था कि 144 देशों से उन्होंने लगभग 80,000 बच्चों को छुड़ाया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन ये हम लोग भी छोटी छोटी सी ये जो समस्याएं आती हैं इनको हम बड़ा बना देते हैं। हम भी अपनी निगरानी रखें। अगर हमें कहीं कोई बच्चा इस तरह का दिखता है कि वो परेशान है या वो कहीं भटक गया है या उस पर कोई किसी तरह के गिरोह की नज़र है, तो हम भी अपनी जागरूकता बरकरार रखें और बच्चों को न्याय दिलाएं। आज की चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।